नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम विषय भूगोल जो हमारा कक्षा 12वीं का है इसकी चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। और यहाँ हम इकाई 3 के अध्याय 9 भारत के संदर्भ में नियोजन तथा सतत पोषणीय विकास की चर्चा आपसे करेंगे। सही विकल्प को चुनकर लिखे वाले प्रश्न से प्रारंभ करें। साथ में बताऊंगा आपको कि इसके पहले वाले अध्यायों की पाठों की चर्चा हमने चैनल के माध्यम से की है। आप हमारे चैनल पर जो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ में उनकी सभी की लिंक यहाँ पर जो इस वीडियो के का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर आपको मॉडल पेपर भूगोल का इस प्रकार जो प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है वो भी आपको महत्वपूर्ण उसमें प्रश्न है सारे मिलेंगे, उनको आप जरूर देखें परीक्षा की दृष्टि से। और आपको बहुत शुभकामना परीक्षा के लिए। आइए प्रारंभ करते हैं। सही विकल्प उनको लिखिए। योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने किस दिनांक में लिया? तो यहाँ पर जो हमारा पहला वाला प्रश्न इसका उत्तर जाएगा घ वाला 1 जनवरी 2015 को लिया। इसी प्रकार दूसरा है पूर्वोत्तर राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों का विकास योजना किस प्रकार पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो उत्तर जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो इसका हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। गद्दी जनजाति निवास करती है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। द पॉपुलेशन बम के लेखक, तो इसके लेखक हैं एहराचिल लिच। फिर इक्तिसान की पूर्ति की बात कर लेते हैं। तो भरमौर जनजाति क्षेत्र में रावी रावी नदी प्रवाहित होती है। पहले वाले का उत्तर हो गया। इसके पश्चात सूखा संभावित क्षेत्र के विकास कार्यक्रम जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ। गद्दी जनजाति शरद ऋतु में निचले स्थानों पर आ जाएगा। यहाँ पर निचले स्थानों पर ऋतु प्रवास करती है चली जाती है, प्रवास करती चली जाती है। इंदिरा गांधी नगर का निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ। 2 चरण आ जाएगा यहाँ पे। किसान की पूर्ति के पश्चात सत्य सत्य वाले प्रश्न को देख लेते हैं। सत्य सत्य वाला पहला हमारा प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास में प्राकृतिक संसाधन का उपयोग तुरंत किया जाता है, ये गलत है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बांध से हुआ, सत्य है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में प्रारंभ किया, यह असत्य है। सीमांत भूमि के उपयोग से पारिस्थितिकी निम्नीकरण होता है, सत्य है। ऋतु प्रवास रेगिस्तान क्षेत्रों में होता है, सत्य है। 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिलों को सूखा संभावित जिलों में चिन्हांकित किया, तो ये असत्य है। और पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार प्रकार के खेत पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। सीढ़ीदार प्रकार के पाए जाते हैं। इसके पश्चात एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला हमारा प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। पहले वाले का उत्तर हो जाएगा 1960। इस प्रकार सतत पोषणीय विकास की परिकल्पना किस वर्ष में प्रतिपादित की गई थी? दूसरे वाले का उत्तर हो जाएगा 1947 में। इसके पश्चात नियोजन का एक उपगमन लिखिए। तो नियोजन का उपगमन हो जाएगा, इसमें आ जाएगा खंडीय नियोजन। खंडीय नियोजन। फिर विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे और वो थे ब्रटलैंड। इसके पश्चात हमारे जो बड़े प्रश्न है 3 अंक वाले उन्हें देख लेते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। नियोजन की संकल्पना से प्रारंभ करें। तो पहला हमारा हो जाएगा नियोजन क्रियाओं में के क्रम अनुक्रम को विकसित करने की प्रक्रिया जिसे भविष्य की समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। आर्थिक नियोजन के अतिरिक्त नियोजन सामाजिक स्तर पर भी किया जाता है। नियोजन के प्रकार और स्तर के अनुसार नियोजन की अवधि में भी अंतर होता है। सभी प्रकार के नियोजन में एक क्रमिक प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ व्यवस्थाओं के रूप में संकल्पना की जाती है। इसके पश्चात हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 2, भारत में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। तो भारत में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड, मिकरी पहाड़ियाँ, असम की उत्तरी चचार पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिला, तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में कुल 15 जिले सम्मिलित किए गए थे। परंतु 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी जिनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है तथा जिनमें जनजातीय विकास परियोजना का लागू नहीं है।
पिछड़े वर्ग क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति पहाड़ी क्षेत्रों के को विकसित विकास के लिए निम्न सुझाव दिए गए। पहला हमारा सुझाव है, क्षेत्र के सभी निवासियों को विकास का पूरा लाभ होना चाहिए प्राप्त। इस प्रकार स्थानीय संसाधनों तथा प्रतिभाओं का विकास किया जाए। जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाया जाना चाहिए। अंतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण नहीं होना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुँचाना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। सतत पोष की विकास की आवश्यकताओं क्यों होती है, समझाइए। तो विकास की यह एक नई संकल्पना है। सतत पौष्टिक विकास 1987 में ब्रडलैंड आयोग ने परिभाषित किया। एक ऐसा विकास जिससे जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। इस प्रकार सतत पौष्टिक विकास का उद्देश्य है कि लाभ का समान वितरण, आर्थिक प्रगति और पारिस्थितिकी की कम से कम हानि की हो। इस उद्देश्य को सतत पौष्टिक विकास की विधि में प्राप्त किया जा सकता है। सतत पौष्टिक विकास संकल्पना का सिद्धांत है कि पर्यावरण संसाधनों का उसकी पुनर्भरण की क्षमता के अनुसार उपयोग हो सके ताकि उनकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। विकास के अनेक प्रकार के पर्यावरण के उन्हीं संसाधनों का ह्रास करते हैं जिन पर आधारित होते हैं। परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास में बाधा आती है। इसलिए सतत पौष्टिक विकास में पारिस्थितिक स्थायित्व का सदैव ध्यान रखा जाता है। अगला है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पौष्टिक विकास को बढ़ावा देने वाले किन्हीं 3 उपायों को समझाइए। तो पिछले दशकों में जिस प्रकार से इंदिरा गांधी नगर कमान क्षेत्र में विकास हुआ है, उससे वहाँ की भौतिक पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंची। इस क्षेत्र में सतत पौष्टिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित 7 उपायों को क्रियान्वित करना आवश्यक है। पहला है, जल प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वयन करना ताकि फसल संरक्षण, सिंचाई, चारागाह विकास की व्यवस्था की जा सके। इस क्षेत्र में जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए बल्कि बागानी कृषि के में गड्ढे फलों की खेती को की जाना चाहिए। इस क्षेत्र में नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा समतल और बारबंदी पद्धति प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए ताकि बहते जल को क्षति मार्ग से कम हो, जल क्षति कम पहुँचे। जलाक्रांत या जल भराव एवं लवणता प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। वनीकरण, वृक्षों की जो रक्षक मेखला का विकास तथा चारागाह विकास के अलावा पारितंत्र विकास का जोर दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में कार्यरत निर्धन वर्ग के कृषकों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन की सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। सतत पौष्टिक विकास को प्राप्त करने के लिए कृषि तथा उससे संबंधित क्रियाकलापों के अतिरिक्त अन्य सेक्टरों का भी विकास किया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर सकारात्मक प्रभाव समझाइए। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं के कारण कृषि योग्य भूमि बढ़ी है तथा यहाँ चना, बाजरा, ग्वार जैसी परंपरागत फसलों के स्थान पर गेहूं, कपास, मूंगफली, चावल की खेती की जाने लगी। सकारात्मक प्रभाव मुख्य हैं, लंबी अवधि तक मृदा में नमी उपलब्ध रहती है जिससे कृषि का विकास हुआ। वनीकरण, चारागाह विकास कार्यक्रम में भूमि हरी हरी हो जाती है और वायु अपरदन, नगरीय तंत्र में बालू निक्षेप की प्रक्रिया भी धीमी पड़ गई है। नकारात्मक प्रभाव है, सघन सिंचाई, जल के अत्यधिक उपयोग से जल भराव और मृदा लवणता में समस्या उत्पन्न होती है। मृदा की उपजाऊ शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिससे कृषि उत्पादन में कमी आई है। इस तरह से हमारे बड़े प्रश्न जो 4 अंक वाले हैं इनका स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा। मैं स्क्रॉल करके दिखा पाऊंगा। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये पहला वाला पार्ट हमारा है, प्रथम चरण, और ये द्वितीय चरण। नहर के प्रभाव, पहला प्रभाव, दूसरा प्रभाव, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से। अगला हमारा प्रश्न है, सूखा व संभावित क्षेत्र कार्यक्रम देश में शुष्क भूमि कृषि विकास में कैसे सहायक, वर्णन कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। योगदान की बात करें तो पहला, दूसरा योगदान, तीसरा, इस तरह से। भरमौर जनजाति क्षेत्र में समावित जनजाति विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभों का वर्णन हमको करना है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा। इसके पॉइंट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पर स्त्री साक्षरता, लिंग अनुपात सुधार, बाल विवाह की संख्या में कमी आना, थोड़ा बड़ा प्रश्न हो जाएगा, 4 अंक का है इसलिए इसको आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। स्थानीय लोगों में जीवन स्तर में सुधार करना, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़कों, संचार, विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराना, कृषि एवं सामुदायिक सेवाओं का विकास, भरमौर एवं हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों में बीच मिलने वाले विकास के अंतर को कम करना।
तो साथियों आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में हम अध्याय 10 परिवहन संचय वाले पाठ को पढ़ेंगे। जब तक आपको बहुत धन्यवाद। आप चैनल पर